नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो केमिस्ट्री की 2 ही वीडियो बची हैं। आज ये वीडियो आ गई, कल इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो फिर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन ई बुक अपलोड हो जाएगी। तो आज हम सीमेंट और उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद आपको ई बुक मिल जाएगी। तो आज हम सीमेंट और उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो। पहले हम पूरे टॉपिक को जैसे पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ एस्टिबन ने सीमेंट की खोज की थी। और सीमेंट में जल मिलाकर कुछ समय तक छोड़ देने पर यह जमकर एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। सबको पता होगा, सबने सीमेंट तो देखा ही होगा कि जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। इसीलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। नॉर्मली तो हम इसे सीमेंट कह देते हैं, पर इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई प्रकार के सीमेंट आते हैं ना। व्हाइट सीमेंट आता है सफ़ेद रंग का, ये जो हम सीमेंट वाला देखते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, ग्रेश ब्लैक कलर का, वो पोर्टलैंड सीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी कठोरता होती है ना, वो इंग्लैंड में पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। इसीलिए से सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। तो जो सीमेंट होता है ना, इसका हम कंपोजिशन देख लेते हैं, औसत संगठन देख लेते हैं कि सीमेंट में क्या क्या मिला होता है। ये एवरेज है। उस सीमेंट में इसका कुछ प्रतिशत ज़्यादा या कम हो सकता है। जैसे कि अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो 50 से 60% की जगह 55 से 65 भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि 5 से 10% हो जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना कि एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा तो इसके आसपास +5 या +5 या -5 इसके आसपास ही होगा। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट में क्या मिला होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट में चूना मिला होता है, 50 से 60%, यानी कि आधे से ज़्यादा लगभग क्या मिला होगा? चूना मिला होगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमेंट में क्या मिला होता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिला होता है। दूसरे नंबर पर सिलिका मिली होती है 20 से 25%। एल्यूमिना तीसरे नंबर पर 5 से 10%। उसके बाद जिप्सम 2 से 5%। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। और फिर फेरिक ऑक्साइड 1 से 2%। याद रखिएगा, ज़्यादातर जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये तो पूछा ही जाता है कि सीमेंट में क्या क्या मिला होता है, तो उसके ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि क्या क्या इसमें मिला होता है। और ये भी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला होता है, सिलिका कितनी मिली होती है। टॉप 3 पूछ लेते हैं कि ये कितने प्रतिशत हैं। बाकी इनका जो भी सीमेंट का अपघटन है, संगठन है, ये सब पूछा जाएगा कि सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम क्या क्या मिला होता है निम्नलिखित में से सीमेंट में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे है कि भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। सबसे पहले भारत में सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। तो सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक रहने पर जमते समय उसमें दरार आ जाती है। तो एक सीमा होती है, जैसे चूना 50 से 60% सीमेंट में मिला होता है, लेकिन अगर हम सीमेंट में चूने की मात्रा बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा? तो उसमें जमते समय दरार आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी दीवार में। जब भी प्लास्टर वगैरह होगा तो दरार पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें चूने की मात्रा अधिक है। और सीमेंट में जो जिप्सम होता है ना, इसका काम क्या होता है कि जमाव दर को धीमा करना। तो जब भी मिस्त्री सीमेंट और रेत मिलाकर उसको हम कहते हैं ना मसाला बना रहे हैं, मसाला बनाते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं, बीच में मिक्स कर देते हैं, तो तुरंत वो जम नहीं जाता। अगर वो तुरंत जम जाए फिर तो सीमेंट खराब हो जाए। तो इसीलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि उसके जमाव दर को धीमा किया जा सके, ताकि तुरंत ना जम जाए सीमेंट, उसमें उसकी जो जमाव दर है वो धीमी हो जाए। तो जमाव दर को धीमा कौन करता है? जिप्सम। उसके बाद है कि सीमेंट को शीघ्र जमाने के लिए एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, कि अगर इसमें जो एल्यूमिना होती है अगर वो ना हो तो जल्दी वो जमे ही ना, ऐसे पड़ा रह जाए। भाई एक जमना भी तो चाहिए ना, ये तो है नहीं, शीघ्र भी ना जमे और जम भी जाए। इसीलिए शीघ्र जमाने के लिए एल्यूमिना कम मिलाई जाती है। और जिप्सम क्या होता है? जमाव दर को धीमा करता है। और एग्जाम्पल, पुल बनाने में जहाँ पानी बह रहा हो, आप देखेंगे कि कई जो पुल बने होते हैं, जैसे नदी है, नदी के बीच में आप देखेंगे पुल का पिलर गया हुआ है, तो वहाँ पर पानी बह रहा है, तो उसको जल्दी जमाना है ना उस सीमेंट को, तो उसमें एल्यूमिना का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा, ताकि वो जल्दी जम जाए। तो एल्यूमिना का प्रयोग से क्या होता है? सीमेंट जल्दी जमता है।
तो सिलिका तथा चूना पत्थर सीमेंट के मुख्य अवयव होते हैं। एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी जमा देता है। आयरन ऑक्साइड मजबूती प्रदान करता है। मैंगनीज दरार पड़ने से रोकता है। वही चूना ज़्यादा हो जाए तो दरार पड़ती है। जिप्सम जल्दी सूखने से रोकता है। तो ये सीमेंट के बारे में जो भी परीक्षा में कोई भी परीक्षा पूछा जाता है सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब हम उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम खाद कह देते हैं। उर्वरक तो साइंस में इसे उर्वरक कहते हैं, देसी भाषा में हम खाद कहते हैं, अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। तो फसली पौधों के अच्छे विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों को जब कृत्रिम रूप से दिया जाता है तो उसे उर्वरक कहा जाता है। एक तो पौधे जो हैं वो जल मिट्टी और मतलब कि जल मिट्टी और हवा से कुछ तत्व ले लेते हैं, लेकिन जो हम उन्हें कृत्रिम रूप से देते हैं तत्वों को, पोषक तत्वों को, उसी को उर्वरक कहा जाएगा। पौधों की अच्छी गुणवत्ता और निरंतर वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 16 पोषक तत्व हैं मैं बताता हूँ, बस आप एक बार सुन लीजिए। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इन 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए। अगर ये कोई भी पोषक तत्व नहीं होगा तो पौधा या तो बीमार पड़ जाएगा या उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं होगी। तो इन 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के विकास के लिए। तो कुछ पोषक तत्व पौधे को क्या होते हैं, जल से, मिट्टी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्वों को हम खाद के द्वारा प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ा दिया है। इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। इसकी जो ई बुक है इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछाएगा। अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है studyvanceofficial.com, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, उपयुक्त पोषक तत्व जो हमने पढ़े ना ऊपर, उसमें से हाइड्रोजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन वातावरण एवं मृदा जल से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये तो मिट्टी और जल से मिल जाता है। लेकिन जो बाकी के पोषक तत्व है ना, इनकी आपूर्ति हम जैविक तथा रासायनिक उर्वरकों के द्वारा यानी कि ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा करते हैं। तो यहीं से खाद कितने प्रकार के हो गए, एक तो ऑर्गेनिक यानी कि जैविक, और दूसरा हो गया केमिकल फर्टिलाइजर जिसे हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। तो जैविक उर्वरक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? तो जैविक उर्वरकों का निर्माण मुख्यतः पशुओं एवं मानवों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि गोबर, मलमूत्र, अपघटित जैव पदार्थों, सब्जी, फसलों के अपशिष्ट आदि से किया जाता है। यानी कि जैसे आपको पता ही है, जैसे जो गोबर हो गया और पौधों के द्वारा जो उसके अपशिष्ट होते हैं, या जो केंचुओं के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, ये सब क्या है? या कोई जो राख है, लकड़ी जलती है उसकी राख होती है, ये सब क्या है? ये जैविक यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। ये रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं है। और जैविक उर्वरकों से क्या होता है, हानिकारक रसायनों की इसमें अनुपस्थिति होती है, और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं और हाँ, पौधों के लिए भी अच्छे होते हैं, और पौधों से जो अनाज मिलता है वो भी हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में जो कैंसर देखने को मिलता है ना, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि ज़्यादातर रासायनिक खादों का उपयोग होता है। भले ही हम पौधों में वो रासायनिक खादें डाल रहे हैं, लेकिन जब पौधे जिनका हम रासायनिक खादें डाल रहे हैं उन्हीं से तो हम अनाज ले रहे हैं ना, और उसी अनाज को फिर मनुष्य खाता है, तो उसमें कैंसर जैसी जो घातक बीमारी देखने को मिलती है। इसीलिए जो जैविक उर्वरक है, हाँ, इसका जो प्रभाव है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो तुरंत ही पौधे पर प्रभाव डाल देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तुरंत प्रभाव नहीं डालते, जिस कारण जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। रासायनिक उर्वरक में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं पर फायदा है तो कहीं पर नुकसान है। तो जैविक उर्वरक के बाद हम आगे देखते हैं अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक, यानी कि इनऑर्गेनिक कह देंगे या इसे हम केमिकल फर्टिलाइजर कहेंगे, क्योंकि ये केमिकली तैयार होते हैं। तो अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों, खनिजों आदि के उपयोग से प्रयोगशालाओं में यानी कि लेबोरेटरी में व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक जैविक उर्वरकों की अपेक्षा शीघ्रता से विघटित होकर पोषण प्रदान करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद होती है ना, उसे जल्दी ये मिट्टी में डिसोल्व हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और पौधों को पोषण प्रदान करते हैं।
ये किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों में से समृद्ध होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं इसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की समृद्ध होते हैं। जैसे पौधे की जो आवश्यकता होती है उसी प्रकार से उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है। इसीलिए मृदा एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी को क्या जरूरत है, पौधे को क्या जरूरत है, वही केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि अगर मिट्टी को नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन खाद डाली जाएगी, अगर उसमें पोटेशियम की जरूरत है तो पोटेशियम वाली डाली जाएगी। जो उसको जरूरत है वही केमिकली आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे रासायनिक उर्वरकों के 3 जो मुख्य प्रकार हैं, एक तो नाइट्रोजन वाली है, एक पोटेशियम है, ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व नाइट्रोजन है। जाहिर सी बात है अगर ये नाइट्रोजनी उर्वरक है तो इसमें जो मुख्य संगठक तत्व है वो नाइट्रोजन होगा। इनमें नाइट्रेट, अमोनियम एवं अमोनियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। जो उर्वरक है ना इसमें नाइट्रेट, अमोनियम और अमोनियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का निर्माण में अमोनिया एवं इनके अनेक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, डाई अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रेट। इसके अतिरिक्त सोडियम नाइट्रेट, इन सब का उपयोग मतलब ये जो इसका संघटक है ना कॉम्पोजिशन बताया गया है, पर मुख्य रूप से इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन होगा। तो इसका पादपों में उपयोग क्या है, तो नाइट्रोजन उर्वरक का पादपों में उपयोग क्या है, तो नाइट्रोजन पादपों में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, अमीनो अम्ल अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन तथा न्यूक्लियक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो नाइट्रोजन खाद है पौधों के, लिखा नहीं यहाँ पर ग्रीन अप प्लांट, पौधों को हरा भरा करने में इसका प्रमुख योगदान है, नहीं तो पौधा सूखकर पीला पड़ जाएगा। तो जो पौधे को हरा भरा करने में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रमुख योगदान है, मतलब नाइट्रोजन की जरूरत है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है फॉस्फेटिक उर्वरक। जाहिर सी बात है नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या था, ज्यादा मुख्य तत्व नाइट्रोजन था, तो फॉस्फेटिक उर्वरक में क्या होगा, मुख्य तत्व इसका फॉस्फेट होगा। तो इन उर्वरकों का निर्माण सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट तथा ट्रिपल सुपर फास्फेट क्षारीय धातु मल के द्वारा किया जाता है और आदि रसायनों से इसका उपयोग होता है। तो देखिए मुख्य इसका उपयोग क्या पौधों में, तो फास्फोरस पादपों की जड़, याद रखिएगा उसकी जो रूट है, तथा तने, बीज एवं फूलों के विकास तथा फसलों की परिपक्वता को यानी कि उनको मैच्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फास्फोरस क्या करता है, प्रोड्यूस हेल्दी रूट एंड ब्लूम्स, यानी कि जो इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, इनका विकास करता है। अगर जड़ें जितनी गहरी होंगी पौधे का विकास भी उतना होगा ना। जड़ें, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं, अगर जड़ें हेल्दी नहीं होंगी तो जो हम पानी देते हैं या जो मिट्टी से जो भी उर्वरक हैं, मतलब मिट्टी से जो भी पोषक तत्व हैं, वो जड़ें तो पहुंचाती हैं ऊपर तक। अगर जड़ें ही कमजोर हैं या जड़ें ही पोषक तत्वों को ले नहीं पा रही मिट्टी से तो पौधा वैसे सूख जाएगा। तो जड़ों का विकास करती हैं और उनके जो फूलों का विकास करती हैं, तनों का विकास करती हैं क्या, फास्फोरस। तो अगर कमी है तो फास्फेटिक उर्वरक का उपयोग होगा। उसके बाद है पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो पोटाश उन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व है जिनमें पोटेशियम खनिजों का मिश्रण होता है। जाहिर सी बात है जिसमें जो पोटेशियम खनिज होंगे वो मिले होंगे उसी को पोटेशियम फर्टिलाइजर कहा जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम उर्वरक हैं प्रमुख। इसका उपयोग क्या होता है पादपों में, तो पोटेशियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करता है और इस प्रकार यह पादपों की सूखा सहन शक्तियों में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यह फलों के रंग एवं आकार के निर्धारण के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये पादपों में किस लिए उपयोग हो रहा है, तो ये जल हानि, जो पत्तियों में जो पत्तियां हैं इनमें जल हानि को ये रोकता है, नियंत्रित करता है, ताकि पत्तियां सूखे ना। पत्तियां नहीं सूखेंगी तभी उनका विकास होगा, तभी, और उसके साथ साथ ये जो उसके फलें हैं, फलों के रंग और आकार को भी निर्धारण करता है। पत्तियों का रंग भी अगर सूखी जाएंगी तो पीली पड़ जाएंगी, उसी प्रकार फलों का भी रंग जो होता है, आकार होता है, उसका निर्धारण भी पोटेशियम उर्वरक करता है। तो मुख्य रूप से ना पौधों में नाइट्रोजन और हमने पोटेशियम और सल्फेट, इन्हीं की कमी होती है। तो इन तीनों को मिलाकर भी एक खाद आती है जिसे क्या कहते हैं, ज्यादातर हम खेतों में वही डालते हैं और प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं एनपीके उर्वरक, एनपीके फर्टिलाइजर। एन से नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटेशियम। तो तीनों को मिलाकर तीनों का कंपोजिशन की भी खाद आती है। तो एनपीके उर्वरकों में
पादपों के समुचित विकास यानी कि पूर्ण रूप से पौधों के विकास के हेतु तीनों सर्वप्रमुख पोषक तत्वों की उचित अनुपात में इनमें मिश्रण होता है। इसलिए इन्हें यौगिक उर्वरक यानी कि कंपाउंड फर्टिलाइजर अथवा कंप्लीट फर्टिलाइजर कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों का NPK तीनों जो खादें होती हैं इन्हें उचित अनुपात में उनका मिश्रण किया होता है, जो कि पौधों के विकास के लिए जरूरी होती हैं। तो इसे कहते हैं NPK। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो N की फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, P है फास्फोरस और K क्या है? पोटेशियम। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सीमेंट का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था और वह डैश से हैं, यानी कि किसने इसका आविष्कार किया और वो कहाँ से हैं। तो सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ एस्पेडन ने और ये यूके से हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए जाने वाली 4 सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियां क्या हैं। तो जो सीमेंट है ना, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियां क्या हैं? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। देखकर तो यही सही लग रहा है, पहले बी भी देख लेते हैं। सिलिका, चूना, मैग्नीशिया, सोडा कहाँ जरूरत होती है? नहीं, गलत है। तीसरा क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और सल्फर। सिलिका, एल्यूमिना, सल्फर कहाँ जरूरत है? ये भी गलत है। उसके बाद है सिलिका, चूना, फास्फोरस और सल्फर। तो फास्फोरस और सल्फर इसमें कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो सही क्या जवाब होगा इसका? सही जवाब यही है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर सिलिका की अनुमानित मात्रा पूछी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, हमने 20 से 25% शायद पढ़ा था, तो 17 से 25 उसके लगभग है ना। यही सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाकी आप देख रहे हैं कितना दूर दूर है, 37 से 45, 47 से 55, ये नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगला प्रश्न क्या है? सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? कि उसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? संघनन के लिए, इसके जमने की दर को धीमा करने के लिए, इसके जमने की दर को बढ़ाने के लिए, या इसमें इसे मजबूत बनाने के लिए। तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो जिप्सम इसके जमने की दर को धीमा करने के लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसे अच्छा ये बताइए कि सीमेंट को जो इसकी जमने की दर है उसको बढ़ाने के लिए, ये तो हमने पढ़ा ना कि धीमा करने के लिए क्या मिलाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में सभी बताइए, आपने पढ़ा ना, मैंने आपको इतना पढ़ाया, आप बताइए कि सीमेंट की जो जमने की दर है उसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका जवाब दीजिए। पढ़ तो लिया हमने कि क्या मिलाया जाता है, पर आप बताइए। अब आगे चलते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट में चूने की मात्रा कितनी होती है। तो चूने की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होगी? 17 से 25, 20 से 30, 12 से 20 या 60 से 67%। तो आधे से ज़्यादा इसमें चूना होता है। तो ऑप्शन सी 60 से 67% इसमें चूना होता है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत किस घटक का होता है। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट में क्या मिला होता है? चूना, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या सिलिका। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट में चूना मिला होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व कौन से हैं। तो उर्वरक में जो हमने पढ़े कौन से पोषक तत्व हैं, तो वो 3 थे ना NPK वाले, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन। आयरन कहाँ से आ गया? गलत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सही है, तीनों है इसमें। ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन गलत है। नाइट्रोजन, सोडियम गलत है, पोटेशियम है। तो सही कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, शॉर्ट में हम NPK कहते हैं। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से अपना पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता डैश में होती है। कि नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कब होती है, ये पूछा गया है बेसिकली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझ आएगा। कि विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, कि जो उसका शुरुआती चरण है उसी में जरूरत होगी, या विकास के बाद के चरण में फलों के निर्माण में तो नहीं होती, हमको पता क्या होता है। अत्यधिक पोटाश अनुप्रयोग के प्रभाव को कम करने के लिए। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, सबसे पहले विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान ही तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, डायग्राम ऐसे बना भी था, एक मिनट पीछे दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये देखिए। एन शुरुआत में ही किसकी जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि अभी ये खिल रहा है, अभी मतलब कि अपना ये इसका विकास हो रहा है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी ग्रीन अप करने के लिए। बाद में उसकी जड़ों के लिए और उसके पत्तों के लिए
पोटेशियम की फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी। पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम उसके फलों का जो आकार है और पत्तों में जो पानी की मात्रा है उसके संचित करने के लिए, तो शुरुआत में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरकों के मूल पौधों के पोषक तत्वों में से एक है जो आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया है कि जो हमने 16 पोषक तत्व पढ़े थे, उनमें से पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा उर्वरकों के मूल पौधों के पोषक तत्वों में से एक है जो आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाता है, जो कि कृषि में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आर्सेनिक, पोटेशियम, पारा और सोडियम, इसमें से बताइए कृषि में कौन सा उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम हमने पढ़ा ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एनपीके क्या है। ये पूछ लिया गया है एसएससी में कि एनपीके क्या है, बताइए। धूल भरे पत्तों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सैनिटाइजर है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला उर्वरक है, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का एक ब्रांड है, कीटों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो क्या है एनपीके? तो आपको पता है ये खाद है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उर्वरक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रासायनिक उर्वरकों की सर्वाधिक खपत है। तो देखिए, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसको अलग से पढ़ाना नहीं, एमसीक्यू से ही हम कवर कर ले रहे हैं। तो देखिए, बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर है ना उनकी खपत होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आपका दिल कह रहा होगा कि उत्तर प्रदेश, लेकिन नहीं, पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की खपत होती है, सर्वाधिक खपत पंजाब में होती है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश सदी में के दौरान बनाए गए थे। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन एमसीक्यू में डाल दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये एनटीपीसी में पूछा गया था, तो मैंने इसको कवर कर दिया कि कृत्रिम जो उर्वरक हैं जो हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक खादें, क्योंकि जो जैविक खाद्य हैं उसका उपयोग तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं ना, क्योंकि जैविक खाद्य जो गोबर वगैरह हो गया, लेकिन जो रासायनिक खाद है सबसे पहली बार कौन सी सदी के दौरान ये बनाए गए थे। तो कृत्रिम उर्वरक याद रखिएगा 19वीं सदी में सबसे पहली बार बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब होगा। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ पर मैंने 200 से ज़्यादा पीडीएफ अपलोड की हुई हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।